Hello everyone. So today we start with our new topic that is renewable energy और geography of renewable energy और जैसे इसका सब टाइटल है एक्सप्लोरिंग ग्लोबल एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रेंड्स। तो ग्लोबल एनर्जी के जितने भी हमारे सोर्सेज हैं और उन एनर्जीज को लेके जो भी ट्रेंड चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो नाउ व्हाट इज रीन्यूएबल एनर्जी। तो रीन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? तो बोला जा रहा है एनर्जी फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट आर रिप्लेनिश्ड। तो वो एनर्जी जो हमें कहाँ से मिल रही है? नेचुरल सोर्सेज से मिल रही है और नेचर में कैसी है? रिप्लेनिश्ड है। इसका मीनिंग क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल जो सन है हमारा वो क्या है? एक नेचुरल सोर्स है, ठीक है। और सन से ही हम किसे प्रोड्यूस कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं? सोलर एनर्जी को, ठीक है। तो सोलर एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन किसकी हेल्प से बना रहे हैं? सन की हेल्प से। और सोलर एनर्जी की हेल्प से हमें क्या मिल रहा है? बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वाटर भी क्लीन हो रहा है, क्योंकि सोलर एनर्जी सिर्फ एक चीज में यूज नहीं होती है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, राइट। तो सोलर एनर्जी हम किसकी हेल्प से बना रहे हैं? सन। और सन क्या हमारा नेचुरल सोर्स है। तो जो हम ये सोलर एनर्जी बना रहे हैं ये खत्म भी तो हो सकती है, क्योंकि हम बना रहे हैं और किसकी हेल्प से बना रहे हैं? सन की हेल्प से। लेकिन अगर हम इसको बनाना बंद कर दें और हमारे पास एक अमाउंट तक ही सोलर एनर्जी हो तो एक टाइम बाद तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे पता है कि सोलर एनर्जी बनाने का प्रोसेस क्या, मेथड क्या, हमें इसे यूज़ कैसे करना है, तब हम क्या करेंगे? रिप्लेनिश्ड। इसका मतलब है कि जो एनर्जी हमने बनाई थी सोलर एनर्जी सन की हेल्प से, वो अगर ख़त्म भी हो गई तो हम वापस से इसको क्या करेंगे? फिर से बना लेंगे। दैट इज़ रिप्लेनिश्ड। कोई चीज़ आपके पास भरी हुई थी, अगर खाली हो गई तो आप इसको पूरी तरह से फिर से फुलफिल कर लेंगे, भर लेंगे, राइट। तो यही आपका मेन पॉइंट था रिन्यूएबल एनर्जी का, कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारी एक नेचुरल सोर्स से आती है और नेचर में कैसी होती है? रिप्लेनिश्ड होती है, ठीक है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो खत्म ना हो, क्योंकि हम इसे फिर से क्या कर लेंगे? रीजनरेट कर लेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सोलर, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल एंड बायोमास। तो सोलर मतलब जो एनर्जी हम सन से जनरेट कर रहे हैं, विंड जो एयर से, हाइड्रो वाटर से जो एनर्जी हो रही है, जियोथर्मल जो अर्थ से हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे, राइट। एंड बायोमास जो प्लांट और एनिमल से हमें एनर्जी मिल रही होती है, दैट इज योर बायोमास। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? रिड्यूस कार्बन एमिशन। तो ये क्या करता है? कार्बन का जो एमिशन है, जो कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा होता है उसके एमिशन को क्या करता है? कम कर देता है। एंड मिटिगेट्स क्लाइमेट चेंज। और जो हमारे क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलते हैं उन्हें भी क्या कर देता है? कम कर देता है, राइट। सो अब देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी टाइप्स। तो कितने टाइप्स के हमारी रिन्यूएबल एनर्जीज होती हैं? तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 ली हुई हैं, दैट इज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज हार्नेसिंग सनलाइट यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल। तो यहाँ पे जो हार्नेसिंग वर्ड है ना, इसका एक्चुअली मीनिंग यही आ रहा है कि जो भी हमारे पास नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है उसे हम एक कंट्रोल मैनर में क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि जो हमारी सनलाइट है उसको हम एक कंट्रोल मैनर में यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल की मदद से। अब फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है हमारा? फोटोवोल्टिक सेल एक्चुअली में कन्वर्ट करता है लाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये अलग से हमें पढ़ना होगा कि फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है। सो ऑल टू द पॉइंट जो यहाँ पे कहा जा रहा है यही है कि जो सनलाइट है उसे हमें एक मैनर में यूज करना है, यूटिलाइज्ड फॉर्म में यूज करना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, जिससे हम सनलाइट को मिसयूज भी नहीं करते हैं और हम उसकी एनर्जी को एक अच्छे वे में यूज कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। और इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि सोलर एनर्जी का जो हाईएस्ट पोटेंशियल देखने को मिलता है वो डेजर्ट्स रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब लेकिन ऐसा क्यों है? डेजर्ट में ही क्यों? क्योंकि डेजर्ट रीजन में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिसीव करी जाती है सन से, क्योंकि डेजर्ट रीजन जो होता है वो हॉट होता है, राइट। और वो क्यों होता है? सन की प्रेजेंस से। इस वजह से जो पोटेंशियल देखने को मिलता है वो डेजर्ट रीजन में ज़्यादा देखने को मिलता है सोलर एनर्जी का। नाउ द विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी के बारे में क्या लिखा है? जनरेटेड फ्रॉम विंड टर्बिन्स। तो ये कहाँ से जनरेट होती है? विंड टर्बिन से। अब विंड टर्बिन्स हम किसे कह रहे हैं? ये मशीन्स होती हैं और ये किस लिए यूज करी जाती हैं? यूज द पावर ऑफ द विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये विंड की पावर को यूज करके हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और इसका सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? इफेक्टिव इन कोस्टल एंड हाई एल्टीट्यूड एरियाज।
अब कोस्टल और हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ये ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए होती है क्योंकि जो विंड की एफिशिएंसी है वो वहाँ पर ज़्यादा मिल रही है। जैसे सोलर एनर्जी में डेजर्ट रीजन में पोटेंशियल हाई था, सेम फॉर द विंड एनर्जी का अगर हम पोटेंशियल हाई कहें तो वो कोस्टल और हाई एल्टीट्यूड एरियाज मतलब ऊंचाई वाले या जहाँ पर आपको एक ब्रॉड एरिया देखने को मिल रहा हो। थर्ड है हमारा हाइड्रो पावर। तो हाइड्रो पावर क्या है, वाटर से रिलेटेड है। तो एनर्जी फ्रॉम वाटर फ्लो डैम्स, ठीक है, तो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वाटर फ्लो से आ रही है, डैम में हम यूज कर लेते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, लार्जेस्ट रिन्यूएबल सोर्सेज रिसेंटली। और सारे जितने भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उसमें से जो हमारा लार्जेस्ट सोर्स है दैट इज हाइड्रो पावर। एंड द फोर्थ इज जियोथर्मल एनर्जी। तो जियोथर्मल एनर्जी क्या है, हीट फ्रॉम द अर्थ कोर, जो हमें अर्थ की कोर से हीट मिल रही है। कोर तो हमारे पूरे अर्थ का सेंटर है, राइट। अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो कोर से जो हीट आ रही है उसी को हम जियोथर्मल एनर्जी बोल रहे हैं। जियोथर्मल रिच कंट्रीज आइसलैंड, न्यूजीलैंड। तो जियोथर्मल एनर्जी में जो रिच कंट्रीज आती हैं, जैसे कि एग्जांपल में कौन है, आइसलैंड है और न्यूजीलैंड है। तो ये हमारी कुछ टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज थी। नाउ द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रिन्यूएबल एनर्जी ज्योग्राफी। तो वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज को। तो ऐसे कौन से रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल हैं जो उनको डिटरमाइंस कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, जो उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफिकल लोकेशंस। तो सबसे पहले तो लोकेशन, ठीक है, जैसे कि क्लाइमेट, विंड पैटर्न, वाटर एबिलिटी। जहाँ पे वाटर एबिलिटी अच्छी होगी वहाँ पर हाइड्रो पावर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप यूटिलाइज होगा, राइट। हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर पाएंगे। सेकेंड क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स। और कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज और उनके लिए गए इनिशिएटिव्स। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू कुछ हेल्प मिल सकती है तो इससे अच्छा क्या ही होगा एक कंट्री के लिए, राइट। थर्ड क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि जो ओल्ड मेथड्स हैं वो कहीं ना कहीं फेल करते हैं, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से हमारे जो वर्क मेथड हैं, जो फंक्शंस है, उसमें स्पीड अप मिलता है, बूस्ट अप होता है एक तरह से। क्योंकि ये एक तरह के न्यू मेथड्स, और न्यू मेथड्स तभी बनते हैं जब पुराने वाले या तो टाइम बहुत ले रहे हैं, और न्यू मेथड है तो कुछ ना कुछ तो इनका एडवांटेज होता ही है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड कंजर्वेशन कंसर्न। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि जो हमारे सराउंडिंग है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन सब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, और उनसे लेकर हम क्या कंसर्न कर रहे हैं कंजर्वेशन को लेकर, बचाने को लेकर, ठीक है, इन सब चीज़ों को, जैसे कि हमारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, राइट। तो ये 4 बेसिक वो पॉइंट्स हैं जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं। जैसे कि ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके बाद अगर देखें तो गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए इनिशिएटिव, गवर्नमेंट जो अपने तरीके से क्या कर रही है, इन रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ अपना कंसर्न दिखा रही है, राइट। और इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज योर इन्वायरमेंट, ठीक है, जो आपके सराउंडिंग्स है, उनके जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज है, उनको लेकर हम कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, उनको कंजर्व करने पे हमारा कितना फोकस है। ये सारे पॉइंट्स मिलके क्या बताते हैं, हमारे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं वो किस हाइट पे जाएंगे, वो इन 4 फैक्टर्स पे डिसाइड करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ग्लोबल एनर्जी मिक्स। सो करेंट ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन। तो हम करेंटली ग्लोबल एनर्जी का कंजम्पशन कैसे कर रहे हैं, यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो ग्लोबल एनर्जी मतलब है कि जो वर्ल्ड में पूरी एनर्जी मिक्स है। जैसे कि हम लोग एयर के कंपोनेंट्स का चार्ट नहीं पढ़ते कि ऑक्सीजन इतने % है, नाइट्रोजन इतना है, फिर अदर गैसेज आ गई, राइट। तो इस तरह से ये एनर्जी का भी एक चार्ट है जिसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दिख रही होगी, बट इसको मैं अभी यहाँ डिक्टेट करती हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है ओवरव्यू ऑफ फॉसिल फ्यूल्स वर्सेस रिन्यूएबल। तो फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल का जो एक ओवरव्यू है, इनका मतलब पार्टीशन हम कह सकते हैं या इनका कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं एक तरह से। जैसे कि सेकंड पॉइंट में इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा, रिन्यूएबल एनर्जी शेयर इन ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ग्लोबल एनर्जी प्रोडक्शन में शेयर कर रही होती है। इसका मतलब क्या है कि जो पूरे ग्लोबल में, जो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी शेयर हो रही है दैट इज योर रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक जगह पर्टिकुलर यूज नहीं हो रही कि एक कंट्री, एक स्टेट में, ये पूरे ग्लोब में यूज करी जाती है, राइट।
सो अब अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो लिखा इन 2021 में जो रिन्यूएबल एनर्जी थी उसने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 29% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो जो पूरे ग्लोब में पूरे वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हुई थी उसमें 29% रिन्यूएबल एनर्जी का था, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर देखें तो हाइड्रो पावर ने कंट्रीब्यूट किया था अराउंड 16%। वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, पूरे वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसमें 29% रिन्यूएबल एनर्जी थी। और उन रिन्यूएबल एनर्जी में कई टाइप्स हैं, जिसमें हाइड्रो पावर ने 16% अराउंड क्या किया था, कंट्रीब्यूट किया था इन इलेक्ट्रिसिटी। और इसका लास्ट क्या पॉइंट है, ट्रांजिशन टूवर्ड द सस्टेनेबल एनर्जी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, चेंज होता है, बदलाव होता है टूवर्ड द सस्टेनेबल एनर्जी। तो सस्टेनेबल एनर्जी वही एनर्जी होती है जिसको हम सस्टेन करके लंबे समय तक चलाते रहे, मतलब हम खुद भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में जो जनरेशन है उसके लिए भी कंसर्न करके हम उसके बारे में सोचें। ठीक है, तो ये जो एनर्जी की बात हो रही है इसका ट्रांजिशन हमें किस तरफ की ओर करना है, सस्टेनेबल एनर्जी। तो हमें एनर्जी को क्या करना है, सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म लाइफ के लिए क्या करना है, इसको सस्टेन करके रखना है। राइट, तो ये तो हो गया ग्लोबल एनर्जी मिक्स। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सो नाउ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जियोग्राफिकल हॉटस्पॉट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, तो कुछ पर्टिकुलर एरियाज है, मतलब उन एरियाज में ये जो एनर्जीज हैं वो बहुत ही हाई लेवल पे यूज होती है। जैसे कि इस ग्राफ में एक आपको येलो येलो कलर दिख रहा होगा, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में क्या यूज हो रहा है, ये पर्टिकुलर एनर्जी जो कि सोलर एनर्जी को दिखा रहा है। बट देख कुछ भी नहीं रहा होगा, इससे मतलब ये था कि अगर आप किसी मैप या ग्राफ को पढ़ेंगे या डाल के देखेंगे इंटरनेट पर, तो आपको ऐसे ग्राफ दिख जाएगा, मैप दिख जाएगा, जहां पर आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, सोलर एनर्जी की अगर हम बात करें तो मिडल ईस्ट हो गया हमारा, नॉर्दर्न अफ्रीका हो गया, साउथ वेस्टर्न हो गया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी। राइट, सेम फॉर विंड के लिए हम नॉर्थ सी हो गया यूरोप में, मिड वेस्ट यूएस का, चाइना एंड ब्राजील में हम विंड एनर्जी के प्लांट्स को देख सकते हैं। सेम हाइड्रो पावर हम नॉर्वे, कनाडा एंड चाइना में देख सकते हैं। एंड जियोथर्मल आइसलैंड, फिलीपींस एंड यूएस, इन 3 जगह पे हम बहुत ही ज्यादा हाईली वे में देख सकते हैं अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कंट्री एग्जांपल्स लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एडवांस है, हाईली रोल प्ले करती है। तो कंट्रीज के एग्जांपल्स क्या है, मतलब जिन कंट्रीज के पास ये एनर्जीज हाईली फॉर्म में है वो अपने आप में एक लीडर का रोल प्ले कर रही है। जैसे कि चाइना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। चाइना में क्या होता है, विंड और सोलर एनर्जी बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। जर्मनी, जर्मनी में क्या है, लीडिंग इन सोलर पावर। तो जर्मनी किस में लीड कर रही है, सोलर पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और एनर्जी पॉलिसीज, मतलब एनर्जी को लेके कंसर्न भी है, तभी यहाँ पे क्या हो रही, पॉलिसीज भी फॉर्म होती है। राइट, आइसलैंड क्या है, ऑलमोस्ट एंटायरली पावर्ड बाय जियोथर्मल एंड हाइड्रो पावर। ठीक है, तो आइसलैंड में पूरी तरह से जियोथर्मल और हाइड्रो पावर का यूज है। और इंडिया क्या है, ग्रोइंग सोलर कैपेसिटी। तो इंडिया अभी ग्रो कर रहा है सोलर कैपेसिटी में, पार्ट ऑफ ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। और इंडिया एज अ पार्ट हो गया है किसका, ग्लोबल क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव का। राइट, सो नाउ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो रिन्यूएबल एनर्जीज को लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज है। तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, एनर्जी का प्लांट लगता है। राइट, तो एक बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया तो कवर करेगा, तो उसके लिए एक हाई कॉस्ट लगेगी। ठीक है, अब एनर्जी स्टोर भी करके रखनी होगी, तो उसके लिए भी हमें कुछ अच्छा खासा अमाउंट चाहिए। ठीक है, स्टोर करने के लिए। एंड लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट्स, अब लैंड्स को लेके भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नेशंस के बीच में होते हैं, स्टेट्स के बीच में हो सकते हैं। राइट, अब ये तो थे चैलेंजेस, लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या है, इनोवेशन इन स्टोरेज। जैसे कि इनोवेशन, नई नई इनोवेशंस हुई हैं, जैसे कि बैटरीज हो गया, ग्रिड एक्सपेंशन हो गया, रिड्यूसिंग कॉस्ट ओवर टाइम। तो अब ये जो अपॉर्चुनिटीज में हम देख रहे हैं इनोवेशन, जो नई नई चीजें बन रही, जैसे कि बैटरीज में हम स्टोरेज कर देते हैं एनर्जी को, ग्रिड एक्सपेंशन हो गया, तो इन सब से हो क्या रहा, हम एनर्जी को स्टोर कर पा रहे हैं। तो जिस वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही धीरे धीरे टाइम से, क्योंकि नए इनोवेशंस होते जाएंगे तो ऑफकोर्स हम एनर्जी को सेव कर पा रहे हैं। तो जब हम सेव कर पाएंगे तो अपने आप कॉस्ट क्या होने लगेगी, डिक्रीज होने लगेगी। ओके,
ना फ्यूचर आउटलुक, तो फ्यूचर आउटलुक में हम क्या बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2050। तो बोला जा रहा है कि 2050 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ प्रोजेक्शन देखेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्स है वो बढ़ रहा होगा। सेकेंड है इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज, तो जो ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसीज है उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। थर्ड है इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, जैसे कि फ्लोटिंग सोलर फार्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जनरली हमने जो सोलर पैनल देखा वो लैंड पे देखा है, लेकिन अब ऐसे सिस्टम आ गया है कि जो हमारा सोलर पैनल है वो कहाँ पे फ्लोट करता है, वाटर में, इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड इन लैंड। तो ये क्या था, इनोवेशन था। ऐसी ऑफशोर विंड में भी हम क्या कर रहे हैं, विंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। सो ऑफशोर विंड में बस कुछ नहीं है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारी एनर्जी है उसको हम एक कंट्रोल मैनर में, जो कि सी पे प्रेजेंट होती है विंड एनर्जी, उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते। तो ये किसके एग्जांपल्स थे, हमारे इनोवेशंस के थे। अब आ जाते हैं हमारे आज के वीडियो के इस कंक्लूजन पे। जैसे कि बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल फ्यूचर को लेकर ही ये सारे फंक्शंस कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी इज द की ऑफ एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज। अगर क्लाइमेट चेंज में हमें अच्छा इंप्रूवमेंट करना है तो रिन्यूएबल एनर्जी इज द की। ठीक है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंड है रीजनल एडवांटेज प्ले अ ह्यूज रोल इन एनर्जी ट्रांजिशन, तो रीजनल जो एडवांटेज है हमारे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डे टू डे लाइफ में, एनर्जी ट्रांजिशन में। थर्ड है द फ्यूचर इज ब्राइट फॉर क्लीन सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन, मतलब ये है कि हमारा फ्यूचर, हम सबका फ्यूचर ब्राइट है, क्लीन है, बाय द हेल्प ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन। तो हमें सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन देखना होगा, और ये सब किसकी हेल्प से हो पाएगा, रिन्यूएबल एनर्जीज की हेल्प से हो पाएगा। लेकिन अगर हम देखें तो हमें अपने सराउंडिंग्स के आसपास सब कुछ अच्छे से रखना होगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, हम सबका भी रोल प्ले उतना ही इम्पोर्टेंट करता है। सो आई होप आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करिए, बाय बाय।